What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Study Love Family. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो तीसरा दिन स्टार्ट हो चुका है नए साल का। आई होप कि आप लोगों ने लास्ट जो 2 दिन हैं वो बिल्कुल ऐसे ही जिए होंगे जैसा आप लोगों ने सोचा था। और अगर फिर भी किसी रीजन से ऐसे तरीके से आप लोगों ने इनको नहीं जिया है तो भैया पूरा साल पड़ा हुआ है यार। वो नहीं कहते कि आग लगा दो, ठीक है? तो एक तरीके से पूरा साल सामने पड़ा हुआ है। 1-2 दिन बेकार हो जाए तो टेंशन लेकर मत बैठो। ऐसा नहीं है कि एक दिन बेकार होगा यार पूरा साल बेकार हो गया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी होती है यार, हर दिन को अच्छे से एंजॉय करो। सबसे पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूं। जिस किसी ने भी ईपीएफओ का फॉर्म भरा है तो 4 जनवरी आप लोगों के लिए लास्ट डेट है अपना सेंटर चेंज करने के लिए। बहुत सारे बच्चों के मेल आए कि सर हम लोगों ने सेंटर चेंज कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने सेंटर चेंज कर लिया है तो अच्छी बात है। अगर नहीं किया है और स्टार्टिंग में आप लोगों को नहीं मिला था तो ये आप लोगों के पास में एक और ऑप्शन है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के द्वारा सेंटर इधर उधर किए हैं और दिल्ली में भी अब सेंटर मिल रहे हैं जो पहले नहीं मिल रहे थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहले दिल्ली के अंदर थे, अब वो दिल्ली से कहीं और अगर गए हैं तो अब यहां पर सेंटर खाली हो गए हैं। तो अगर आप लोगों को किसी भी एरिया में जाना है जहां पर आप लोग आज के डेट में हैं या फिर आसपास वाले एरिया में सेंटर मिल रहा है तो आप लोग उसको चेंज जरूर कर लेना। आसानी से चेंज हो जाएगा, जाकर आप लोग चेंज कर लेना। कई सारे बच्चों ने प्रूफ के साथ में मुझे सेंड किया है कि सर हमारा चेंज हो गया है। बाकी आप में से कितने फैमिली मेंबर है जिनके द्वारा चेंज कर लिया गया तो नीचे आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो चेंज कर लीजिएगा 4 तारीख शाम को 6 बजे तक। और प्रोसीजर पूरा इस वीडियो के अंदर बताया है। ये वीडियो का लिंक वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। अगर किसी ने चेंज नहीं किया तो चेंज आप लोग कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज की मोटिवेशनल कोटेशन के बारे में। बात की जा रही है कि किसी को किसी से कम न आंकिए साहिब, देखो दिनों ने मिलकर साल बदल दिया। एक एक छोटी छोटी चीज जो होती है ना उसकी अहमियत होती है जिंदगी में। अगर उस छोटी छोटी चीज को आप लोग फोकस देना स्टार्ट कर दें अपनी लाइफ में, अगर जो भी एक बड़ी चीज है उसको छोटे छोटे पार्ट में आप लोग डिवाइड करना स्टार्ट कर दें तो जिंदगी चुटकियों में बदलना स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा और जिंदगी बदल जाएगी। एपीजे अब्दुल कलाम सर की बड़ी प्यारी बात मुझे याद आती है कि आप लोग अपना फ्यूचर चेंज नहीं कर सकते हैं पर लेकिन आप लोग अपनी आदत चेंज कर सकते हैं। पर इस बात की गारंटी है यार, अगर आप लोगों ने अपनी आदत चेंज कर ली ना आप लोगों का फ्यूचर अपने आप चेंज हो जाएगा। देखिए कितनी शानदार बात बोली गई है। यानी कि एक तरीके से आप लोग फ्यूचर के पीछे मत भागिए, अपनी आदतों को चेंज करना स्टार्ट कर दिए कि हाँ इस साल ये आदतें तो चेंज करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। वो आदतें एक बार चेंज कर देखिए, फिर देखिए आप लोग की जिंदगी किस तरीके से शानदार तरीके से आगे बढ़ती है और फ्यूचर भी आप लोग के हिसाब से चलेगा। एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आज की डेट में जो आप लोगों की जिंदगी है ना वो ऐसी जिंदगी है जो आप लोग चाहते थे, जैसी आपकी आदतें थी। अब यहां से आगे अगर आप लोग चेंज करना स्टार्ट करेंगे तो फिर आप लोगों की जिंदगी वैसी बन जाएगी जैसी आदतें आप लोग चेंज करना स्टार्ट करेंगे। तो जो भी आज के डेट में आप लोग हो ना वो अपनी आदतों का पुतला हो। आदतें बदलते रहो, पुतले का आकार बदलता रहेगा। तो ये आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, ठीक है? तो इसी तरीके से लाइफ को एंजॉय कीजिए और जो भी आदतें बुरी लगती हैं हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी देता है उन आदतों को बदलने की, तो क्यों ना उस अपॉर्चुनिटी का मजा उठाया जाए। तो मजा उठाओ और आदतें चेंज करो और फिर बताओ कैसा एक्सपीरियंस है। कल स्टार्टिंग में एक छोटी सी वीडियो मैंने डाली थी, ये हमारी फैमिली मेंबर की थी जिन्होंने सेंड की थी ये वीडियो। अगर आप लोगों का भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है मॉर्निंग में उठने की वजह से, आदत चेंज करने की वजह से, तो आप लोग भी सेंड करना। अगर मुझे अच्छा लगा तो जरूर उसको शेयर करूंगा बच्चों के साथ में। और वीडियो जो होनी चाहिए वो 1 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? कहां पर सेंड कर सकते हैं? studyloverveer@gmail.com, studyloverveer@gmail.com, ठीक है? तो यहां पर आप लोग सेंड कर सकते हैं जो भी मॉर्निंग में उठ रहे हैं 5 बजे, ठीक है, या फिर 4 बजे, वही सेंड करना। वो मत सेंड करना जो 6, 7, 10, 12, 1 बजे उठ के और फिर अपना एंजॉय कर रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस नहीं चाहिए मुझे, मॉर्निंग में उठने वालों का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है? आइए अब आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैंने बेसिकली एक्सपीरियंस वो जानना चाह रहा हूं कि मॉर्निंग में उठने वाली आदत का एक्सपीरियंस, ठीक है? बाकी तो सब एंजॉय कर ही रहे हैं। आइए बात करते हैं। आप लोगों को पता है कि यूएसए में वीजा के लिए काफी लोग परेशान रहते हैं, पर डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते वो काम कर रहे हैं कि मरता क्या ना करता, बहुत अच्छे अच्छे काम करके जा रहे हैं। तो अभी यहां पर एक वीजा के बारे में बात की जा रही है। अगर ये वीजा कोई एप्लीकेशन इस वीजा के लिए लगाता है तो इसका मतलब ये है कि वो यूएसए में बस जॉब करना चाह रहे हैं, वहां पर एक तरीके से इमिग्रेट होना नहीं चाह रहा, यानी कि वहां का सिटीजन बनना नहीं चाह रहा। तो ये वीजा कौन सा है ये आप लोग को बताना है। और भी कई सारे वीजा डिस्कस करूंगा जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों को कि ये वीजा किसके लिए है, ठीक है? तो याद रखना गवर्नमेंट के द्वारा भी यहां पर लॉन्च किया गया INSACOG। तो ये क्या है? पहली बात, इसको यहां पर बेसिकली जो कोऑर्डिनेट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी कि DBT के द्वारा
ये मिलकर काम कर रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आईसीएमआर और एक और ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करूंगा और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में। देखिए मेरा न्यूज कवर करने का तरीका बेसिकली ये है कि ऐसी तरीके से न्यूज कवर करूं कि आप लोग क्वेश्चन बिल्कुल भी ना छोड़ें, यानी कि अगर उस न्यूज से क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ही आए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो इस तरीके से न्यूज कवर करने की कोशिश करता हूं। तो एक न्यूज में से आप लोग चाहें तो 3-3, 4-4 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए 10 न्यूज कवर किए, तो आप आज की डेट में क्वेश्चन बनाने बैठूं, उस 10 न्यूज में से मैं लगभग 40 से 50 क्वेश्चन निकाल दूंगा, अगर प्रॉपर वे में आप लोग उनको ढंग से देखकर चलेंगे तो, ठीक है। तो इसलिए एक एक पॉइंट को सुना कीजिए, इंपॉर्टेंट रहता है। बात करते हैं पहली बार यहां पर जिंजर, ठीक है। जिंजर से यहां पर प्रोसेसिंग जो प्लांट लगाया गया है, ये यहां पर रिभोई, ये पर्टिकुलर एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है यहां पर, कहां पर, नॉर्थ ईस्ट एरिया में। तो किस राज्य के अंदर में है यहां पर, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट का नाम सुना होगा, हाँ वो भी बनाया जाएगा इससे, ठीक है। तो जिंजर के बारे में आप लोग बताइएगा, जिंजर को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है, जब न्यूज डिस्कस करूंगा तब बताऊंगा। और गार्लिक को क्या बोलते हैं, चलिए सीबीएसई वालों को तो पता रहता है, बेचारे जो स्टेट बोर्ड के बच्चे होते हैं ना, वो यहां पर बेसिकली घूम जाते हैं, ठीक है। कोई नहीं यार, देखो कोई मांगे पेट से सीख के नहीं आता है, आज सुनोगे ये याद हो जाएगा, फिर कुछ और सुनोगे फिर वो याद हो जाएगा। तो सीखते सीखते चलो यार, टेंशन नहीं लिया करते, ठीक है। टेंशन लेने से किसी का भला नहीं हुआ। तो ये स्टार्ट किया जाएगा अभी यहां पर 2021 में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, पता ही नहीं चला यार 2021 में आगे हम देखते देखिए। NERAMAC, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ये एक पीएसयू है जो कि यहां पर किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। अगर मैं इसका नाम आप लोगों को यहां पर बता देता तो आप लोग मिनिस्ट्री का नाम आप लोग आसानी से बता पाते, पर लेकिन इसीलिए मैंने नहीं बताया ताकि दोनों चीजें आप लोगों को याद रहें एग्जाम में, ठीक है। डायरेक्टरेट जो यहां पर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को ये बेसिकली डील करता है। तो ये आप लोगों को बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है अगर एग्जाम में आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ें पूछी जाती हैं। तो बात की जा रही है यहां पर डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के बारे में। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, काफी डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा। ये पीआईबी के द्वारा भी कवर किया गया, हिंदू के द्वारा भी और इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा भी, सब न्यूज़पेपर में डिटेल में कवर किया गया है। तो मैं भी डिटेल में ही कवर करूंगा ताकि क्वेश्चन कवर हो जाए आप लोगों का। आईसीसी अवार्ड दिए गए, तो यहां पर ये दिया गया प्लेयर ऑफ द डिकेड। तो प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसको दिया गया, और दूसरा यहां पर स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड किसको दिया गया, डिकेड का। तो ये आप लोगों को बताना है, डिकेड का मतलब होता है 10 साल लगभग, ठीक है, यानी कि एक दशक। तो ये बताइए आप लोग, BPRND ये क्या है, रिलीज किया गया डेटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हर साल 1 जनवरी को यहां पर देखने को मिलता है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो इसके अलावा और भी कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो काफी शानदार और काफी प्यारा डिस्कशन रहने वाला है। तो आइए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। और फिर से वही बात बोलूंगा कि 5 बजे उठना स्टार्ट कर दो। 20,000 लोगों के द्वारा वोट किया गया था, कम से कम 5 बजे 5,000 तो उठ जाओ। तो ये बस आप लोग पूरा कर दो, 5 बजे 5,000 का तड़का लगा दो, बाकी फिर मैं देख लूंगा। तो इतना कम से कम आप लोगों ने जो प्रॉमिस किया है वो पूरा कर दो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल न्यूज के बारे में यहां पर बात करते हैं। और कल अच्छे से बच्चे उठे कई सारे, आज देखता हूं आज का टारगेट कितना है, आज कितने उठ पाते हैं, जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करो। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों ने सुना है कि मरता क्या ना करता, तो वही बात यहां पर की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा। जाते जाते भी एक तरीके से हरकतें पूरी करते जा रहे हैं। यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 45वें प्रेसिडेंट थे, अब नए प्रेसिडेंट जो आ रहे हैं वो हैं 46वें प्रेसिडेंट। ये कौन सी पार्टी के थे, ये रिपब्लिकन पार्टी के थे मत बोलो, अभी हैं वरना चिल्ला पड़ेंगे, ठीक है। 20 तारीख तक अभी हैं। जो बाइडेन आने वाले हैं वो डेमोक्रेट पार्टी से। तो इनके द्वारा यहां पर अभी ये बोला गया है कि पेंडेमिक यानी कि कोविड-19 के चलते इतनी प्रॉब्लम हो चुकी है आज के डेट में कोविड-19 के चलते कि लोगों की जॉब वगैरह भी जा रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो इनके चलते जो ग्रीन कार्ड से रिलेटेड जो भी वर्क वीजा थे वो सारे इन्होंने आगे आने वाले टाइम में 31 मार्च तक यहां पर बोल दिया गया कि कोई भी वीजा जो है वो प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा एप्लीकेशन। और ये जो फेडरल अपील है यहां पर कोर्ट के अंदर, उसने भी यहां पर इनका सपोर्ट किया एक तरीके से, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो यानी कि आने वाले टाइम में यहां पर जो रिक्वायर होगा न्यू इमिग्रेंट्स के लिए, जिसके पास में जो हेल्थ इंश्योरेंस होगा, यानी कहने का मतलब ये इनका बेसिक फंडा ये है कि बाहर से लोग इनकी कंट्री में न आए। तो कौन कौन से वीजा इनके बारे में हम लोग जानेंगे। बेसिकली आज के डेट में इनकी भी गलती नहीं है, लोग क्या करते हैं यूएसए में जाते हैं जॉब करने के लिए और फिर उनको वहां का माहौल पसंद आ जाता है तो वहीं पर ही रहने की कोशिश करने लगते हैं और आगे चलकर ग्रीन कार्ड ले लेते हैं। तो इस तरीके की कंडीशन बनती है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो इसी तरीके के लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो कि यहां पर ऑलरेडी यूएसए में रह रहे हैं, और खासकर बाहर के लोग जो वहां पर आ रहे हैं उनको रोका जा सके, जो रह रहे हैं उनकी लाइफ जो है थोड़ी सी अच्छी बनाई जा सके, ठीक है। आगे बात करें कौन कौन से यहां पर ये बेसिकली वीजा होते हैं, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। H1B वीजा, H2B वीजा, J1 वीजा और L1 वीजा। तो इसको आप लोग थोड़ा सा एक आप लोग बोल सकते हैं कि जूम कर देख लेते हैं।
H1B वीजा जो है यहाँ पर ये स्किल्ड वर्कर के लिए होता है, जो ग्रांट किया जाता है मेनली हमारी कंट्री के लोगों के लिए, काफी लार्ज स्केल पर ये ग्रांट किया जाता है। और H1B जो वीजा है ना, इसी वीजा को आगे लेकर बढ़ाकर ग्रीन कार्ड ले लेते हैं हमारी कंट्री के लोग वहां पर जाकर, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप काफी चिंतित हैं। H2B वीजा जो है यहाँ पर ये सीजनल वर्कर के लिए होता है, यानी कि जो हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री है बेसिकली, जो उसके लिए बेसिकली यहाँ पर ये प्रोवाइड कराया जाता है, जो सीजनल वर्कर के लिए, जैसे कोई पर्टिकुलर सीजन में अगर जाओगे, जैसे अभी अगर हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में आप लोग जाते हैं, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में जाते हैं, तो बर्फ पड़ रही, तो बर्फ देखने के लिए जाते हैं, सीजन में जाएंगे, गर्मी में तो नहीं जाएंगे वहां पर, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। इसी के साथ में L1 जो वीजा है यहाँ पर, ये यहाँ पर इंट्रा कंपनी ट्रांसफर है, यानी कि जैसे आज के डेट में यूट्यूब है, यूट्यूब इंडिया में काम कर रहा है और यूट्यूब का यूएसए के अंदर भी ऑफिस है, तो यूट्यूब इंडिया ऑफिस से अगर किसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं यूट्यूब यूएसए के ऑफिस में, तो वो यहां पर इंट्रा कंपनी ट्रांसफर हो गया, तो उसके लिए L1 वीजा लगेगा। J1 वीजा क्या है? ये स्टूडेंट के लिए वीजा है और वर्क स्टडी एक तरीके से समर प्रोग्राम भी यहां पर देखने को मिलता है। ये देखिए आज के टाइम में इतनी ज्यादा फीस है, वहां पर इतनी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, इतना महंगा सामान है। हमारी कंट्री के लोग अगर वहां पर जाते हैं, खासकर जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वहां पर उनके जो घर वाले हैं उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए बच्चों को साइड में काम भी करना पड़ता है। तो स्टूडेंट ऑन वर्क स्टडी, यानी कि वर्क भी और स्टडी भी दोनों प्रोग्राम साथ में चलते हैं, तो उसके लिए J1 वीजा लगता है। और इसी के साथ में जो H4 वीजा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। H4 वीजा वो वीजा है जो कि H1B वीजा मिलता है जिनको, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई स्किल्ड वर्कर है, यूएसए में काम करने गया, पर लेकिन साथ में उसकी वाइफ भी गई, बच्चे भी गए, तो उनके लिए H4 वीजा लगेगा। ठीक है, तो H1B वीजा के डिपेंडेंट है H4 वीजा, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डिटेल में डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा और आगे बात करते हैं यहाँ पर आखिर क्या क्या चीजें हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ओनली यही हरकतें नहीं की हैं, इसके द्वारा और भी कई सारी हरकतें इनके द्वारा की जा रही हैं। ये कहते हैं कि हम लोग अमेरिका के अंदर जो जॉब है उनको प्रोटेक्ट करेंगे, यानी कि बाहर के लोगों को निकाल कर बाहर फेंकेंगे और बाकी जो आना चाहते हैं उनको आने नहीं देंगे। और जब इंसान का दिमाग चरमराता है तो वो ऐसी हरकतें भी करता है। मैक्सिको और जो कनाडा के बॉर्डर पर थे जो लोग बेसिकली ट्रेवल कर रहे थे, तो नॉन एसेंशियल जो ट्रेवल है टेम्परेरी टूर के लिए उसको भी बैन कर दिया गया, यानी कि अगर जरूरी है तो ही आओ वरना मत आओ, अपने घर रहो, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग है। अब यहां पर दो वीजा और है जिनमें आप लोगों को डिफरेंस बता देता हूं, कंफ्यूजन न रहे ताकि आप लोगों के माइंड में कुछ भी। एक तो मैंने आप लोगों को बताया H1B वीजा, ठीक है, H1B वीजा जो है यहां पर ये स्किल्ड वर्क फोर्स के लिए जाता है, जो कि आगे चलकर ग्रीन कार्ड होल्डर बन जाते हैं, यानी कि आगे चलकर यूएसए में रहना चाहते हैं। तो एक तरीके से स्टार्टिंग में टेम्परेरी रहते हैं, फिर फ्यूचर में जाकर वहां पर परमानेंट मेंबर बनने की कोशिश करते हैं, परमानेंटली रिजाइड करने की कोशिश करते हैं, ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं H1B वीजा होल्डर। तो ये होता है H1B वीजा होल्डर। अब बात करते हैं H1B1 वीजा होल्डर। तो ये क्या होता है? ये वो लोग होते हैं H1B1 जो कि यहां पर काम तो करते हैं यूएसए में, पर लेकिन उनका कोई प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, ये मतलब मेरे टाइप के लोग हैं, ये ऐसे हैं कि हाँ भैया हम काम कर लेंगे जाकर, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन आएंगे अपने देश में वापस। ठीक है, हम लोग वहां पे नहीं रहने वाले। तो इस तरीके यानी कि उनका जो मन है वो अपने ही देश में लगता है, तो ये उस टाइप के लोग आप लोग बोल सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो H1B वीजा वाले उनका अपने देश से प्यार नहीं है। हाँ, ये है कि वो कई सारी कंडीशन को देखते हैं, उनको लगता है कि हाँ यहाँ पर रहना ठीक रहेगा। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, वो तो फंडामेंटल राइट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये न्यूज में अगर कोई भी आप लोगों को आगे चलकर न्यूज बन जाए तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिटेल में मैंने इसको कवर कर दिया है। अब कोई कंफ्यूजन माइंड में आप लोगों के नहीं होना चाहिए। आइए अब यहां पर चलते हैं नेशनल लेवल की न्यूज पर। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक टर्म के बारे में बताता हूं जिसको बोलते हैं यहां पर हाइजीन हाइपोथेसिस। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। एक बच्चे के द्वारा बोला भी गया था कि सर इसको एक्सप्लेन करना, और ये इसी न्यूज से रिलेटेड है जो नेक्स्ट न्यूज आप लोग यहां पर आने वाली है। न्यूज क्या है पहले आप लोग देखें। यहां पर न्यूज बात की जा रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है SARS-CoV-2 जीनोमिक ये कंसोर्टिया, जिसको यहां पर बोला गया है इंडिया SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टिया, यानी कि IN इंडिया। यहां पर बात की जा रही है SARS-CoV जीनोटिक। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। तो यहां पर अगर पूछे कि इंडिया SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टिया, तो INSACOG, तो ये हो गया बेसिकली इसकी फुल फॉर्म। बेसिकली जो SARS-CoV-2 है ये एक वायरस का नाम है और कोविड-19 बीमारी का नाम है। तो इसके साथ में हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करते हैं आज के दिन में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कोविड-19 की बीमारी से जूझ रहे हैं, पर लेकिन हमारी कंट्री में अगर डेथ के मामले में बात करें तो यूएसए के कंपेयर में काफी कम डेथ हुई है। तो इसी के बारे में आप लोगों के सामने निकल कर आती है जो मैंने हाइपोथेसिस बोली है, इसको बोलते हैं यहां पर हाइजीन हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है?
देखिए हमारी कंट्री के जो बच्चे हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा गांव में अगर बच्चे हैं तो मिट्टी में खेलते हैं, ठीक है, गंदा ऐसा ही जैसे तैसे कैसा भी पानी पी लेते हैं, किस तरीके से भी खाना खा लिया एक तरीके से। मतलब हमारी कंट्री के जो बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से ही पलना बढ़ना स्टार्ट होते हैं मैक्सिमम, वो एक तरीके से सारी चीजें पोल्यूटेड उनको नजर आती है, सारी चीजें उनको पोल्यूटेड खाने पीने को मिलती हैं स्टार्टिंग से। अगर आप लोग देखें मैक्सिमम बच्चे, तो एक तरीके से उनकी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि कोविड-19 जैसी बीमारी को वो वैसे ही पी जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि हमारी कंट्री में बहुत बड़ा रीजन है यहां पर जो ये हाइजीन हाइपोथेसिस निकल के आई है कि इंडिया के अंदर जो चीजें हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या और भी कई सारी चीजें इतने हाई पोल्यूशन पे है कि वायरस वगैरह भी अगर बॉडी पे अटैक करता है ना तो वो असर नहीं करता है, ठीक है। यानी कि वायरस से भी ऑलरेडी खतरनाक चीजें हमारी कंट्री में जो लोग हैं वो ऑलरेडी इंजॉय कर रहे हैं। तो इससे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पर लेकिन यूएसए कंट्री हो गया या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड की जो कंट्री हो गया, वहां पर क्लीन वाटर, क्लीन एयर, सारी चीजें बिल्कुल क्लीन और प्रॉपर में एक तरीके से बॉडी प्रॉपर वे में क्लीन सारी चीजें अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो इसकी वजह से उनकी बॉडी ऐसी रहती है कि हल्का सा भी अगर कोई ऐसा वायरस आता है ना तो उनकी बॉडी उसको झेल नहीं पाती है। हम लोग तो ऑलरेडी वायरस पी रहे हैं, दुनिया भर का इतना गंदा पानी आता है तो इतनी बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। तो वो सारी चीजें अगर टोटी में पानी भी आता है स्टार्टिंग में इतना गंदा आता है जिसकी कुछ हद नहीं है, बाद में क्लीन होता है वो, तो इस तरह की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। खासकर दिल्ली वाले रीजन में जो बच्चे रहते हैं उनको पता होगा ये चीजें। तो ये सारी चीजें इसी के बारे में बात करते हैं, ये हाइजीन हाइपोथेसिस, यानी कि ऑलरेडी इतनी गंदगी है कि वायरस भी कुछ नहीं उखाड़ पा रहा है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर इंटरव्यू में आप लोगों से पूछ लिया है तो पता होना चाहिए, या फिर आप लोग लिखना चाहते हैं हेल्थ के बारे में अपनी कंट्री में, जो खासकर हमारी कंट्री में जो बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी के बारे में, तो ये पॉइंट आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है ओवरऑल जो एम है यहां पर इस कंसोर्टियम, इस संघ का या इस समूह, इस ग्रुप का, इसमें बोला गया कि मॉनिटर किया जाएगा कुछ यहां पर जीनोमिक वेरिएशन हो रहा है। अभी आप लोगों ने सुना ना कि यूके के अंदर इसका एक प्रो वर्जन आ गया है, यानी कि एक तरीके से कोविड-19 का नेक्स्ट वर्जन आ गया है। तो SARS-CoV-2 का प्रो वर्जन आ गया है, तो उसको समझा जाएगा। अलग अलग जो लेबोरेटरी जो नेटवर्क है वो मिलकर काम करेंगे ताकि यहां पर एक तरीके से जो पोटेंशियल वैक्सीन है फ्यूचर में उसके लिए डेवलप की जा सके, क्योंकि वायरस जो है वो चेंजिंग नेचर का है। आज SARS-CoV-2 है, कल को चेंज होकर यहां पर SARS-CoV-2 हो गया, परसों चलकर SARS-CoV Pro हो गया, फिर आगे चलकर SARS-CoV Max हो गया, यानी कि आईफोन वाले वर्जन चेंज हो रहे हैं। तो इसके चलते बीमारी का इलाज भी इसी तरीके से आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। और वायरस की सबसे खतरनाक चीज यही होती है कि जब जब वो नेचर चेंज करता रहता है तो वायरस के लिए हम लोग दवाई बनाने में प्रॉब्लम होती रहती है। इसीलिए आप लोगों को देखने को मिला बहुत सारे वायरस की दवाई आज तक भी नहीं खोजी गई है प्रॉपर वे में अगर देखा जाए तो। इसके चलते जो 10 हमारी कंट्री में जो लैब हैं जो कि खासकर अलग अलग एरिया में है, जैसे भुवनेश्वर हो गया, पुणे के अंदर 2 देखने को मिलेगी, हैदराबाद के अंदर, बेंगलुरु के अंदर, दिल्ली के अंदर, बेंगलुरु के अंदर, तो अलग अलग लेबोरेटरी हैं। टोटल मिलाकर 10 ऐसी लैब हैं जिनको ये टारगेट दिया गया है कि इनका जो नेचर चेंज हो रहा है उसके ऊपर ध्यान रखो और जौन सा नेचर पकड़ में आ जाए उसको पकड़कर पीटो, यानी कि उसको पकड़कर वहीं पर सुधारो उसको। तो यहां पर ये INSCOG जो है यहां पर ये हाई लेवल इंटरमिनिस्ट्रियल जो स्टीयरिंग कमेटी है जो कि इस पर्टिकुलर एरिया में फोकस करेगी, यानी कि गाइडेंस करेगी और ओवरसाइट करेगी टू कंसोर्टियम, यानी कि जो भी यहां पर संघ है, ग्रुप है, जो मैंने अभी ये इंस्टीट्यूट बताया अलग अलग हमारी कंट्री में जो सिटीज में, तो इनको यहां पर गाइड करेगी। स्पेशल जो पॉलिसी मैटर है उसके ऊपर फोकस देकर चलेगी। और साइंटिफिक जो एडवाइजरी ग्रुप है साइंस और टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस के रिलेटेड, यानी कहने का मतलब ये है क्यों नहीं कहते कि झोंक दो, जी जान लगा दो भैया, दवाई बननी चाहिए। तो ये है बेसिक फंडा यहां पर। तो ये कोऑर्डिनेट जो किया जा रहा है कौन कौन मिलकर काम कर रहे हैं, तो यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है यहां पर ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ICMR और CSIR, इनके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। तो इसी के साथ में यहां पर जो स्ट्रेटजी और रोड मैप जो है ये नेशनल SARS-CoV-2 जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम, इंडिया SARS-CoV-2 या फिर जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम, जो कंसोर्टियम अभी आप लोगों को बताया मैंने, तो ये यहां पर 2 बार लिख दिया मैंने, ठीक है ना, तो ये याद रखना। चलिए जो भी है, तो यहां पर बेसिकली 2 बार नहीं, कंसोर्टियम इंडिया, अच्छा यहां इसको याद रखेगा, मतलब ये इसकी फुल फॉर्म है यहां पर ये, ठीक है। तो बेसिकली क्या है यहां पर काम कौन कौन कर रहा है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर CSIR, इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा कि ये मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है। पहली इंपॉर्टेंट बात, सेटअप किया गया था 1942 में, आजादी से पहले बना दी गई थी भाई साहब, पता था आजादी के बाद दिक्कत होने वाली है तो पहले से ही काम करके चलो। पहले ये आती थी किसके अंदर, ये बेसिकली आती क्या आज की डेट में भी आती है, ये ऑपरेट करती है किसके अंदर, ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर ऑपरेट करती है। यानी कि आज की डेट में भी इतनी मशक्कत नहीं की गई हमारी कंट्री में। ये जो एक्ट चल रहे हैं ये अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं और अब तक चेंज नहीं किया गया, 1860 में बनाया गया था, देख लो अब 26 सितंबर 1942 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। जो इसके प्रेसिडेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जैसी कोई बनता है कंट्री का वो एक्स ऑफिसियो इसके यहां पर इनडायरेक्ट वे में उसको रुंगे में मिल जाती है। मतलब क्या है, मतलब यहां पर ये कि आज की डेट में जैसे कि मान लीजिए आप लोग IAS बन गए, ठीक है, तो जैसे आप लोग IAS बनते हैं
तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, उसके आप लोग हेड बन जाओगे, तो इससे वो आप लोगों को रुंगे में मिल जाएगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि ये चीज करने से ये चीज हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि आप लोग जॉब लगा लो, फिर शादी आप लोगों को रुंगे में मिल जाएगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। जॉब लगते ही बस फिर तो शादी कर लो, शादी कर लो, लोग पीछे पड़ जाएंगे। तो उस तरीके से तो शादी जो है वो एक्स ऑफिशियो पोस्ट है आप लोगों के लिए, यानी कि वो मिलेगी मिलेगी शादी एक तरीके से जॉब लगते ही। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग करते हैं नहीं करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो है यहां पर ये एक्स ऑफिसियो यहां पर बन जाते हैं इसके प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं? वो होते हैं मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि एक्स ऑफिसियो, यानी कि जैसे ही मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पोस्ट उनको मिलती है तो ये इनको रुंगे में मिल जाती है। बाकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल कौन है ये आप लोग बताइए। ये ओशियन, जो बेसिकली ओशियन साइंस के बारे में, लाइफ या मेटलर्जी, केमिकल, माइनिंग, फूड, पेट्रोलियम, लेदर, इन्वायरमेंट साइंस, तो ये सारे एरिया है जहां पर ये काम करती है। तो ये तो हो गई इसके बारे में कुछ बातें। आइए एक और ऑर्गेनाइजेशन जान लेते हैं जो कि काफी ज्यादा न्यूज में है फिलहाल आज की डेट में। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर बोलते हैं इसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में। ये हमारी कंट्री में बेसिकली कोऑर्डिनेट करती है, फॉर्मुलेट करती है बायोमेडिकल रिसर्च जो की जाती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। ये बेसिकली जो यहां पर काम करती है, ये हमारी कंट्री में इसका पर्पज यही रहता है कि एक तरीके से इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है। और जिस तरीके से हमारी कंट्री में बायोमेडिकल जो रिसर्च है उस पर एक तरीके से काम करने वाली ये ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री के अंदर में। 1911 में इसको बनाया गया था जब सेटअप किया गया। इंडियन काउंसिल फंड एसोसिएशन का नाम इसको दिया जाता था, बाद में चेंज करके इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कर दिया, पर लेकिन नाम ही चेंज नहीं हुआ, ओनली बहुत सारी चीजें और भी चेंज कर दी गई इसके अंदर, यानी कि इसका स्कोप, इसके फंक्शन भी यहां पर चेंज कर दिए गए। तो आफ्टर इंडिपेंडेंट आजादी के बाद में इसको IRFA यानी कि इंडियन जो यहां पर रिसर्च फंड एसोसिएशन से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कर दिया गया। 1911 में स्टैब्लिश किया गया था, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और आज के डेट में जो डायरेक्टर जनरल है ये है बलराम भार्गव, ठीक है। चेक करना एक बार चेंज तो नहीं हुआ या ये है, एक बार चेक करके बताना मुझे, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज की ओर नजर डालते हैं। यहां पर नेक्स्ट जो न्यूज है ये राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, और राज्य में आप लोग घुमाकर चलूंगा, लेकर चलूंगा। आप लोग गए भी नहीं होंगे, गया तो मैं भी नहीं हूं हालांकि बात की जा रही है किसके बारे में? जिंजर के बारे में। तो जिंजर, ठीक है, तो झिंगा, जिंजर ऐसे करके याद रख लेना। झिंगे में उल्टी सीधी चीजें निकली रहती है ना, ऐसे उल्टे सीधे पैर निकले रहते हैं, तो अदरक हो गया, जिसको याद नहीं रहता है, ठीक है अरे छोटी सी चीजें याद रख लो यार। बात करते हैं यहां पर नॉर्थ ईस्ट के बारे में। तो नॉर्थ ईस्ट जो है यहां पर पहला ऐसा एक स्पेशलाइज्ड जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट, यानी कि जिंजर को प्रोसेस करके यहां पर, जैसे जिंजर गार्लिक पेस्ट आप लोगों ने सुना होगा, जिंजर पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो ये बात की जा रही है। तो मेघालय में बनाया जा रहा है यहां पर, ये यहां पर रिब हुई, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि फंक्शनल होगा 2021 में, यानी कि इस साल में, जिसमें हम लोग एंट्री कर चुके हैं ऑलरेडी। तो 2 दिन आप लोग जा चुके हैं जिंदगी के, इस साल के। अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है आज का, देखिएगा कैसे लेकर चल रहे हैं यार। सोचिए तो 1 मिनट, हर एक दिन आप लोग के पास में कितना सही टारगेट होता है, सही से उसको एंजॉय करो, लाइव देखो कहां पर जाएगी। तो ओनली जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट जो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये अकेला है, जो कि यहां पर अराउंड 2004 में रीने यहां पर एक तरीके से रिमेन नॉन फंक्शनल, मैनी ईयर तक नॉन फंक्शनल रहा, अब यहां पर फंक्शनल होने वाला है। यहां पर NERAMAC, इसके बारे में भी आप लोगों से आगे बात करूंगा। ये आज की डेट में रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है रिवाइव करने की और ऑपरेशनलाइज करने की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, यानी कि PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है? जब यहां पर गवर्नमेंट और इसी के साथ में जो प्राइवेट प्लेयर हैं जैसे कि अंबानी, अदानी मिलकर काम करने लगे गवर्नमेंट के साथ में, तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, तो मिलकर काम कर रहे हैं। तो यहां पर बोला जा रहा है कि एक्सपोर्ट करेंगे, जो यहां पर एक तरीके, जो बेसिकली एक्सपोर्ट प्रमोशन, जो इंडस्ट्रियल पार्क है यहां पर, ये ओनली जिंजर के लिए नहीं है, ये जिंजर से रिलेटेड जो और भी प्रोडक्ट है वो भी बनाएंगे। जैसे मैंने बताया ना अभी, यहां पर वैक्स जिंजर हो गया, ठीक है, जिंजर पेस्ट हो गया, जिंजर गार्लिक पेस्ट, वो सारी चीजें मैंने अभी आप लोगों को बताई, जिंजर ऑयल, तो बहुत सारी लार्ज स्केल पर चीजें आप लोगों यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो रामदेव वाले पैटर्न में चलने वाले हैं, ये सारी चीजें निकल कर आएंगे अभी यहीं से। तो जिंजर जो प्रोसेसिंग प्लांट है यहां पर, ये बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में अभी आप लोगों से बात की थी, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, जिसके बारे में मैंने बोला था ना कि अगर आप लोगों को उसका नाम बता दूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो मिनिस्ट्री जो है यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट रीजन की है, जो डोनर मिनिस्ट्री है बेसिकली, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन बोलते हैं। तो इसके अंडर में यहाँ पर ये आती है, तो इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में यहाँ पर बोला जा रहा है कि 100 न्यू फ्रेश जो रिटेल पॉइंट है नॉर्थ ईस्ट के अंडर वो भी लगाए जाएंगे, जो कि यहां पर जो आज के डेट में जैसे ऐसे नहीं, जैसे आप लोग मशीन जो रहती है वहां पर एटीएम से जाकर आप लोग कुछ भी खरीद लेते हैं, तो उस तरीके से आप लोग ऑनलाइन भी चीजें खरीद पाएंगे। तो पब्लिक प्राइवेट मॉडल के थ्रू सब जगह ये चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि लोगों तक पहुंच सके। और NERAMAC यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजनल जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन है, यहां पर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर ले रहा है एक तरीके से मैक्सिमम जो कॉम्प्लेक्स, जो एक तरीके से बात कर रहा है कि मैक्सिमम जो मार्केटिंग जो कॉम्प्लेक्स है, एक तरीके से
मैक्सिमम क्या मतलब मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर खोले जाएंगे जो कि यहाँ पर इसी पर्टिकुलर एरिया के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है। इसी के साथ में जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस की बात की जा रही है और रिवाइव करने की बात की जा रही है, जो प्रॉपर प्रोसीजर है, यानी कि कुछ चीजें रुकी पड़ी हैं उनको भी प्रॉपर वे में स्टार्ट किया जाएगा। तो कहां पर है ये है मेघालय के अंदर। और मेघालय की लोकेशन कहां पर है ये आप लोग देख लीजिए। अच्छा मैप में बताइए कहां पर है, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, ठीक है। दिख रहा है कहीं पे मेघालय कहां पर है, अरे हाँ दिख गई ये वाला, ठीक है। ऐसे ढूंढा करो, ठीक है। देखो मुझे मिल गया, ओके। तो मेघालय एक ऐसा राज्य है जो हमारी कंट्री में अकेले एक राज्य को टच करता है, वो है आसाम, ठीक है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, मेघालय अकेले आसाम को टच करता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। ऐसा ओनली एक और राज्य है हमारी कंट्री में जो कि एक ही राज्य को टच करता है, उसका नाम क्या है वो आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो दो राज्य ऐसे हैं हमारी कंट्री में, एक आप लोग को ढूंढना है जाकर, तो मैप में ऐसे ढूंढेगा जैसे मैंने ढूंढा है अभी, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अच्छा हाँ, एक और कॉमन सेंस की बात मैं यहां पर आप लोगों से करना चाहूंगा। अगर इसका प्लांट लगा रहे हैं तो इसकी बेसिक एक बात आप लोग बोल सकते हैं कि भैया मेघालय के अंदर जो है इस पर्टिकुलर एरिया में जो है यहां पर अदरक जो है वो अच्छे खासे लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस होगी, यानी कि प्लांट वहीं पर ही तो लगाया जाएगा जहां पर रॉ मटेरियल है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरीके से आप लोग देखिए, अगर इसी न्यूज से मैं आप लोगों को बोलूं तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा जिंजर जो प्रोसेसिंग प्लांट है वो कहां पर लगाने की बात की जा रही है, कौन से एरिया में लगाने की बात की जा रही है, ये राज्य जो है हमारी कंट्री में कहां पर पड़ता है, लोकेशन भी आप लोगों से कई बार पूछी जाती है, इसको कौन कौन से राज्य टच करते हैं, NERAMAC ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में यहां पर आता है, ये यहां पर ओनली प्राइवेट पार्टनर काम कर रहा है, पब्लिक पार्टनर काम कर रहा है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये आप लोगों से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओनली यहां पर ये जिंजर गार्लिक के बेसिकली जिंजर के लिए काम कर रहे हैं या फिर कुछ और भी काम कर रहे हैं। तो ये सारी न्यूज जो है अकेली बहुत सारी चीजें कवर करके ले गई, तो कई सारे क्वेश्चन इसी से अकेली से निकल कर आ जाएंगे। एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। आप लोग ये बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको प्याज खाना पसंद है, यानी कि प्याज चाहिए सलाद में, उसके बिना काम नहीं चलता है। तो उसी के लिए यहाँ पर ये न्यूज़ है, याद रखना एग्जाम में भी प्याज से क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे जानते हैं, अभी हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया था प्याज को बेसिकली एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वो प्रतिबंध हटा लिया गया है। तो यहां पर ये 1 जनवरी 2021 से प्रतिबंध हटा लिया गया है। तो कृष्णापुरम ओनियन और जो बेंगलुरु रोज ओनियन है, इनके एक्सपोर्ट पर रोक लगा रखी थी, तो वो हटा ली गई है। तो बेंगलुरु रोज ओनियन के बारे में बात करें तो ये जीआई यानी कि भौगोलिक संकेतक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया गया था इसको 2015 में। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। कृष्णापुरम ओनियन जो है क्या ये भी जीआई प्रोडक्ट है या फिर नहीं, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। बात करते हैं यहां पर अकॉर्डिंग टू जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसके द्वारा यहां पर पहले इसमें यहां पर बेसिकली जो रोक लगाई गई थी वो हटा ली गई है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है ये किसके अंडर में आता है, तो आप लोग याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है, यही काम करता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के साथ में जो भी इश्यूज हैं उनके साथ में डील करने का, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में देखने को मिलता है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करूं, ये डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर बन जाएंगे कई सारे, थोड़ा डिटेल में सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। वो नहीं कहता कि टक टकी लगाकर सुनिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ में यहां पर बात करते हैं। तो बेसिकली बात ये की जा रही है कि एक्सपोर्ट जो होता है यहां से ओनियन का, ये हमारी कंट्री में रोक दिया गया था 14 सितंबर 2020 में। क्यों रोका गया था, क्योंकि हमारी कंट्री में जो प्याज के भाव इतने बढ़ गए थे, तो 3 इडियट वाली मूवी का डायलॉग याद आ गया था कि बेटा पनीर जो है वो कुछ दिनों में सुनार की दुकान पर मिलेगा तोले के भाव में, ठीक है। तो इसी तरीके से प्याज जो है कुछ दिनों बाद सुनार की दुकान पर मिलने लगेगी तोले के भाव में। तो इसलिए क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी कंट्री में कमी हो जाएगी, तो उसको रोक दिया गया एक्सपोर्ट को, ताकि हमारी कंट्री में कमी न हो। तो इसी के लिए जो ओनियन है वो हमारी कंट्री में लोकल मार्केट में उसके दाम को कम करने के लिए एक्सपोर्ट रोका गया। तो इसी के चलते अब आज के डेट में जो वो स्टेबलिश हो चुकी हैं चीजें, अब मार्केट में ओनियन अच्छे खासे हैं। तो अब यहां पर कोविड-19 के चलते चीजें रुकी पड़ी हैं, तो अब एक्सपोर्ट बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब इसको अलाउ किया जा रहा है। तो इसके चलते हमारी कंट्री में आज की डेट में इसको अच्छे लेवल पर ले जा रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं। और खासकर ओनियन जो है वो एक ऐसी चीज है हमारी कंट्री में कि इसके बिना किसी भी घर में सब्जी छुपती नहीं है, यानी कि छौंका जो है प्याज का ही लगता है। बाकी अगर खत्म हो गई किस दिन तो मोहल्ले वाले से मांग लाते हैं भैया एक प्याज दे देना, तो ये कंडीशन है। तो मतलब कि बिना प्याज के काम नहीं चलेगा। तो प्याज काफी इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री में। तो हमारी कंट्री में मुझे अभी याद है मेरे दादाजी जो है वो खेतों में बहुत प्याज लगाते थे, जैसे गन्ने बोते हैं ना उसके बीच में प्याज डाल देते थे। खुद जो हमारा जो घर था उसके पीछे एक खाली पड़ा हुआ था बेसिकली कुछ एरिया, अब तो वहां पे घर बन गया। वहां पर वो क्या क्या लगाते थे, पपीते लगाते थे, घिया लगाते थे, चकाई वगैरह जो होते थे बेसिकली पेठे की जो बहन जिसको आप लोग बोलते हैं, वह बहुत सारी चीजें वहां पर लगाया करते थे। मतलब सारी सब्जियां घर पे ही खाने के लिए मिल जाती थी।
गजब इंसान थे यार। और फिर पता है इंटरेस्टिंग चीज क्या थी, उनमें पानी हम लोग कैसे दिया करते थे, नल चलाया करते थे हाथों से। तो संडे सैटरडे में, जब सैटरडे में तो बेसिकली नहीं, संडे में मैक्सिमम जब छुट्टी हुआ करती थी, तो हम लोग क्या करते थे, नल चलाकर उसमें पानी भरा करते थे। तो अभी मुझे याद है यहाँ पर मैंने कहा संडे की छुट्टी होती तो हम इरिटेट हो जाते थे, मैंने कहा यार अब पानी चलवाएंगे दादाजी। पर लेकिन ये देखिए उस टाइम पर वो चीज़ समझ में नहीं आती थी, नेचुरल चीज़ें खाने के लिए मिल रही थी, वो भी घर की सारी चीज़ें टोटली। बस वही है, दिन दिन टाइम टाइम की बात है, आज उन्हीं चीज़ों के लिए लोग तरसते हैं जो हमको मजे में मिल रही थी वहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं, पहले लोग थे बहुत मेहनती यार, पहले बहुत मेहनत करा करते थे लोग। आज के डेट में तो सारी चीज़ें बस ये है कि बटन दबाओ और सामने आ जाए, वो एक अलग फंडा हो गया। तो यहां पर जो बात की जा रही है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक हमारी कंट्री में ये टॉप 3 ऑनियन ग्रोइंग स्टेट है, यानी कि सबसे ज्यादा जो प्याज है यहाँ पर वो यहाँ पर होते हैं, ठीक है। और जब तक मेरे दादाजी जिंदा थे तब तक हमारा घर भी था इसमें, ठीक है। बहुत प्याज लगाते थे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर मध्य प्रदेश, ये हो गया बेसिकली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, और ये बिगेस्ट जो ऑनियन एक्सपोर्टर है हमारी कंट्री में, ठीक है। इसी के साथ में सबसे ज्यादा कौन प्याज खरीदता है मैक्सिमम, जो और तो बहुत सारे खरीदते हैं, म्यांमार वगैरह, इधर श्रीलंका वगैरह, नेपाल वगैरह, पर लेकिन जो यहाँ पर नेपाल और जो बांग्लादेश है ये मेन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, तो ये हो गया यहाँ पर महाराष्ट्र, ये हो गया मध्य प्रदेश और ये हो गया कर्नाटक। तो ये काफी लार्ज स्केल पर ऑनियन प्रोड्यूसिंग राज्य है हमारी कंट्री के। बहुत प्यारी और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों को, इकोनॉमी या फिर बैंकिंग के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। अरे ये तो हेल्थ वाली आ गई, पहले ये वाली देखते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद में वो देखेंगे। ये बैंकिंग वाली न्यूज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या है यहाँ पर ये न्यूज़, हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के द्वारा अभी यहाँ पर डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है, जिसको आप लोग डीपीआई बोलते हैं। डीपीआई बोलते नहीं है, बोलोगे, यानी कि ये अभी स्टार्ट होगा मार्च या फिर मार्च के महीने से आई थिंक स्टार्ट किया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये जो इंडेक्स है यहाँ पर रिसेंटली अभी रिलीज किया जा रहा है कि इसको ऐसा कोई इंडेक्स हमारी कंट्री में देखने को मिलेगा जिसमें ग्रोथ ये देखी जाएगी कैशलेस ट्रांजेक्शन कितना हो रहा है कंट्री में, यानी कि कितने इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, कितने लोग जो है पेटीएम, सेटीएम, डीटीएम, यूपीआई और पता नहीं क्या क्या है, ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, यानी कि फिजिकल फॉर्म ऑफ मनी यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये जो इंडेक्स है इसमें 5 आप लोगों को ब्रॉड पैरामीटर देखने को मिलेंगे, यानी कि 5 एरिया में इनको काउंट किया जाएगा। वैसे जो इंडेक्स का बेस ईयर रखा गया है वो 2018 रखा गया है। 2018 यहां पर जो बेस ईयर रखा गया है उसके बाद में ग्रोथ देखी जाएगी, तो 100 पॉइंट दिया गया 2018 को। तो उसके बेस पर यहां पर जो डिवाइड किया गया कि किस किस एरिया को कितना कितना पॉइंट दिया गया कि पेमेंट इनेबलर यानी कि पेमेंट को इनेबल किया जा रहा है, 25% पॉइंट उसको दिए जाएंगे। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिकली डिमांड साइड में, तो वहां पर डिमांड साइड वाली साइड में यानी कि जहां से डिमांड आ रही है 10%, और जहां सप्लाई की जा रही है यानी कि जहां डिमांड और सप्लाई है वहां पर 25% टोटल हो जाएगा डिमांड सप्लाई के लिए, यानी कि 10 डिमांड के लिए और सप्लाई कराने के लिए यहां पर 15%, ठीक है। इसी के साथ में पेमेंट जो परफॉर्मेंस कैसी है, यानी कि पेमेंट कर दिया क्या ठीक ठाक हो रहा है, 45%। कंज्यूमर जो सेंट्रिक कितना फोकस किया जा रहा है, कंज्यूमर जो सेंट्रिसिटी है तो उसको 5% दिया जा रहा है, यानी कि टोटल मिलाकर 100% यहां पर ये डिवाइड किया गया है इस तरीके से। अगर पूछे सबसे ज्यादा क्या है यहां पर, तो पेमेंट जो परफॉर्मेंस है सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया उसको 45%, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। बेस ईयर क्या है यहां पर, बेस ईयर रखा गया 2018, यानी कि 18 में यहां पर 100 पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उसके बेस पर चीजें निकल कर आएगी। अगर आप लोगों से कोई पूछेगी फिलहाल जो है अभी कुछ सालों में क्या डिजिटल पेमेंट इंप्रूव हुआ है, जी हां बिल्कुल इंप्रूव हुआ है। अगर आप लोगों से कोई पूछे पिछले 5 सालों में डिजिटल पेमेंट इंप्रूव है, जी हां बिल्कुल इंप्रूव है। कोई पूछे क्या पिछले 5 सालों में हमारी जीडीपी इंप्रूव होती जा रही है, बिल्कुल नहीं भैया, नेगेटिव में पहुंच गई थी। इवन आप लोगों को टेक्निकल रिसेशन देखने को मिला। टेक्निकल रिसेशन क्या था, टेक्निकल रिसेशन था 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए, 2 कॉन्जिक्यूटिव जो हमारी कंट्री में बेसिकली जो क्वार्टर होते हैं, यानी कि 6 महीने के लिए लगातार 3-3 महीने के जो क्वार्टर होते हैं हमारी कंट्री में नेगेटिव ग्रोथ रहा, तो टेक्निकल रिसेशन उसको बोला गया। तो डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है कंट्री के अंदर वो डे बाय डे बढ़ रहा है हमारी कंट्री के अंदर। अब यहां पर जरूरी हो गया कि इसकी ग्रोथ को चेक किया जाए ताकि पता चलता रहे। पर लेकिन डिजिटल पेमेंट के लिए क्या होना चाहिए, तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स क्या चाहिए, यहां पर इंटरनेट होना चाहिए पहले आप लोगों के पास में, मोबाइल होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, ये सारी अगर जो मर्चेंट्स है क्या वो यूज कर रहे हैं यहां पर इस तरीके से मशीन आप लोग पेमेंट करना चाहते हैं, पार्टिसिपेंट आप लोग होंगे एक तरीके से यहां पर मर्चेंट होंगे जो अपना पेमेंट ले रहे होंगे, तो सारा सिस्टम होना जरूरी है। इंटरनेट होना चाहिए, ये सारी मशीन वगैरह होना चाहिए, तभी तो पॉसिबल हो पाएगा। तो पूरा ढांचा बन रहा है नहीं बन रहा है, तो इसलिए यहां पर पेमेंट परफॉर्मेंस भी देखी जा रही है, इनेबल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, डिमांड और सप्लाई, यानी कि आप लोगों तो पेमेंट करने के लिए तैयार है पर क्या सामने वाला पेमेंट लेता है डिजिटली, वो भी देखना पड़ेगा। आप लोग पेमेंट दे रहे हैं, सामने वाला ले रहा है, पर लेकिन क्या आप लोग के पास में ऑनलाइन पेमेंट करने का मोड है, तो आप लोगों को भी देखना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से इस तरीके से पैटर्न लेकर चलना है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग न्यूज़ थे, आइडिया होना चाहिए। आइए आगे चलते हैं, अब हेल्थ के ऊपर फोकस करते हैं। हेल्थ के बारे में जो बात की जा रही है, हमारी कंट्री में पहली दवाई जिसका नाम है यहाँ पर कोविशील्ड, ये दवाई जो है हमारी कंट्री में अभी फिलहाल जो कि
पुणे से निकल कर आ रही है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम अगर आप लोगों से कोई पूछे तो आंख बंद के बोल देना, यहाँ पर पुणे के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर। तो इसको यहाँ पर अभी एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा, यानी कि हमारी कंट्री में जो ड्रग कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है कि भैया इसको यूज करो, क्योंकि ये दवाई ऑलरेडी यूके में ये ऑलरेडी यहां पर इसका अलाउ किया गया है। तो सब्जेक्ट जो एक्सपर्ट कमेटी है ऑन कोविड-19, तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड जो कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा यहां पर रिकमेंड किया गया है कि एक तरीके से इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया जाए। इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब ये होता है कि भैया इंसान मर रहे हैं, अगर हो सके थोड़ा बच जाएंगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें। तो दवाई 3 तरीके से देखा जाता है। एक तो ये कि वो दवाई जो है वो जो लोग को दी जा रही है उसको ठीक कर रही है, दूसरा ना ठीक कर रही है ना बेकार कर रही है, तीसरा बेकार कर रही है। तो ये वाला नहीं होना चाहिए, बाकी 2 चल जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 अगर हो रहे हैं तो फिर बेटर है, ओके। तो इसी के बेस पर दिया जाता है। तो ये मैन्युफैक्चर की जाएगी यहां पर जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो कोर्स जो यहां पर कोविशील्ड जो बेसिकली यहां पर ये दवाई है, ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका, ठीक है, इसके द्वारा कोविड जो वैक्सीन है इसका नाम ऑलरेडी इसको यहां पर AZD1222 ये भी इसका नाम है, और इसी के साथ में CHADOX1N-CoV-19 ये भी इसी दवाई का नाम है। तो ये सारे इसी मेडिसिन के नाम यहां पर दिए गए हैं। इसी के साथ में पैरेलल में एक और चल रही थी, आप लोगों को याद होगा मैंने डिस्कस भी किया था, यहां पर ये भारत बायोटेक के द्वारा यहां पर बनाई जा रही है, जिसको कोवैक्सीन बोला गया, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये भी अभी अंडर प्रोसेसिंग है, तो इनके बारे में बात की जा रही है हमारी कंट्री में, इनको बेसिकली इंप्लीमेंट किया जा रहा है। पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट जो यहाँ पर वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चर यहाँ पर ये एस्ट्राजेनिका, और इसी के साथ में यहाँ पर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ये भी यहाँ पर इसमें काम कर रहे हैं। हमारी कंट्री में जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी यहाँ पर वो रिकमेंड कर रही है, एक तरीके से जो यूके में ऑलरेडी इसको इंप्लीमेंट किया जा चुके हैं। तो रेगुलेटरी जो एजेंसी यहाँ पर एक तरीके से यूके बेस्ड मेडिसिन एंड हेल्थ जो केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी है उसने अप्रूव दे दिया यहाँ पर, तो हमारी कंट्री में इसको अप्रूव किया जा रहा है, ठीक है। तो वैक्सीन प्रोड्यूस एस्ट्राजेनिका यूके के अंदर जो ह्यूमन यूज के लिए उसको अलाउ किया गया है, ठीक है। तो यूके वर्ल्ड में, अच्छा आप लोग चलिए एक क्वेश्चन बताइए, वर्ल्ड में पहली कंट्री कौन सी थी जिसने कोविड-19 का सबसे पहला डोज दिया, यानी कि सबसे पहले कोविड-19 की दवाई स्टार्ट की? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। स्पोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर स्पोर्ट की न्यूज नहीं डालते हो, तो इंपॉर्टेंट हो गया यार वही तो डालूंगा। क्या क्या मतलब वैसे ही सारी चीजें डिस्कस करता हूँ क्या? इंपॉर्टेंट भी नहीं है ऐसे तो मैं 1000 न्यूज डिस्कस कर दूंगा, तो जो इंपॉर्टेंट है वही तो सामने निकल के आएंगे। इंपॉर्टेंट बीच में आप लोग की आती रहती है न्यूज, तो हर दिन सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग के सामने आ जाती है निकल कर, ओके। तो टेंशन मत लिया कि आप लोगों से ज्यादा टेंशन मुझे रहती है, ओके। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो अभी इसके द्वारा डिकेड यानी कि दशक के अवार्ड दिए गए हैं। तो विराट कोहली जो है उनके द्वारा यहां पर जीता गया है ये विराट कोहली विन प्लेयर ऑफ द डिकेड, यानी कि प्लेयर ऑफ द डिकेड विराट कोहली को दिया गया, और धोनी को दिया गया यहां पर स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा यहां पर जो बेसिकली अवार्ड है यहां पर ये देखने को मिले। फॉर्मर इंडियन स्कीपर महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। तो ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, ठीक है। तो याद रखना आप लोगों को भी, अगर साथ यहां पर याद होगा ये बेसिकली क्या था, एक शायद चौका था वहां पर, वो चौका लगाया गया था यहां पर। ये कब की बात की जा रही है? एक पर्टिकुलर मैच की बात की जा रही है जिसमें यहां पर टेस्ट चल रहा था यहां पर। तो यहां पर एक प्लेयर थे जिनके द्वारा चौका लगाया गया, तो वो चौका हुआ नहीं बेसिकली, ठीक है। और उनका लगा चौका हो गया, तो वो अपने साइड वाले प्लेयर से आकर बातें करने लगे, तो उस टाइम पर उनको स्टंप किया गया था। तो उस टाइम पर यहां पर काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, तो उसकी वजह से यहां पर ये बेसिकली इनको स्पिरिट मेंटेन रखने की कोशिश की गई, तो यहां पर इनको ये अवार्ड दिया गया है। स्पीकर जो विराट कोहली यहां पर वो 2 प्रेस्टिजियस अवार्ड यहां पर दिए गए उनको, ठीक है, जो कि आप लोग यहां पर देखते हैं। अगर बात करें तो यहां पर सर गैरफील्ड सोबर अवार्ड फॉर ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, तो ये भी मिला है। इसी के साथ में क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का तो आप लोग यहां पर देख ही रहे हैं। बाकी आगे बात करें, विराट कोहली यहां पर 2 प्रेस्टिजियस अवार्ड जो यहां पर हो गए, ठीक है। इसी के साथ में ओनली प्लेयर है जो कि यहां पर 3 जो ICC जब बेसिकली आप लोग देखते हैं ना कि टेस्ट 2020 हो गया, टेस्ट हो गया, वनडे मैच हो गया, तो 3 में यहां पर प्लेयर एक तरीके से जो शानदार प्लेयर रहे वो कौन थे? वो थे यहां पर डिकेड के अंदर विराट कोहली। तो सचिन तेंदुलकर साहब का अगर कोई आगे चलकर रिकॉर्ड तोड़ेगा तो ये वही बंदा हो सकता है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर ऑस्ट्रेलिया के जो मेन टेस्ट प्लेयर हैं स्टीव स्मिथ, ठीक है, तो उनको मेन टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड का अवार्ड दिया गया है। तो ये कुछ अवार्ड है जो कि इंपॉर्टेंट थे, मुझे लगा आप लोगों को पता होने चाहिए, तो इनके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। आइए अब इस शाही प्रणाली के बारे में कुछ बात करते हैं। डिफेंस और सिक्योरिटी भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। हमारी कंट्री में आज के डेट में एक डेटा प्रस्तुत किया जाता है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा, जो रिलीज किया जाता है यहां पर। ये बेसिकली पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ये 1 जनवरी 2020 में रिलीज किया, ये 1 जनवरी को रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो अभी यहां पर फिर से रिलीज किया गया है। तो ये जो रिलीज किया जाता है ये 1 जनवरी को रिलीज किया जाता है हर साल का, ठीक है। तो अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर बात करें आप लोगों से यहां पर 2019 में
2019 में 19,467 लोग ऐसे थे जिनको पुलिस प्रोटेक्शन दी गई थी। 2018 में 21,300 के करीब लोग थे जिनको पुलिस प्रोटेक्शन दी गई थी। यानी कहने का मतलब यहां पर यह है कि 2018 से कंपेयर में 19 में 8.7% जो लोग हैं ये यहां पर घट गए जिनकी पुलिस प्रोटेक्शन हटा ली गई। नंबर ऑफ जो बात करें पुलिस पर्सनल 2018-19 में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर जो जज होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं, आईएएस ऑफिसर जैसे इनको भी सिक्योरिटी मिलती है, तो ये उस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो टोटल स्ट्रेंथ से भी काफी ज्यादा है, ओवर रीच कर जाते हैं कई बार यहां पर। यानी कि मिले हैं 5 मेंबर पर लेकिन बंदा लिए हुए 25 मेंबर, एक को सब्जी लेके आ रहा है, एक बच्चों को स्कूल छोड़ के आ रहा है, ऐसी ऐसी हरकतें भी यहां पर देखने को मिलती है। तो ये कई बार यहां पर ओवर रीच पहुंच जाते हैं। इनके ये सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है वो अराउंड 35% के करीब भी ओवर हो जाती है यहां पर चीजें। अगर वेस्ट बंगाल के बारे में बात करें तो मैक्सिमम 3,142 लोग जो हैं जो अंडर पुलिस प्रोटेक्शन के आते हैं। पंजाब में यहां पर 2,594 लोग जो हैं पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं। बिहार में 2,347 लोग यहां पर पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं। जम्मू कश्मीर में 1,184 लोग पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में, दूसरे नंबर पर आते हैं पंजाब में, तीसरे पर बिहार में और चौथे पर आते हैं जम्मू कश्मीर में, जहां सबसे ज्यादा पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाती है। इसी के साथ में अगर हम लोग अपनी कंट्री कैपिटल के बारे में बात करें, दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली में लगभग जो बात की जा रही है यहां पर भी कई सारी जो फोर्सेज हैं यहां पर प्रोटेक्शन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो दिल्ली के अंदर 2018 में यहां पर 503 लोगों को प्रोटेक्शन दी जाती थी। अब 2019 में 501 लोग हो गए हैं, यानी कि 2 लोग घट गए हैं। अब वो 2 कौन घटे हैं इनका पता नहीं है किनकी प्रोटेक्शन छीन ली गई या फिर निकल ली है। चलिए जो भी है, तो दिल्ली के अंदर पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए 7,144 लोग, यानी कि 500 लोगों के लिए 7,144 लोग हैं। अब आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कितने कितने लोग यहां पर मिले हुए हैं। अगर इसी तरीके से बात करें यहां पर ये 2018 में और 7,294 लोग 2019 में, ठीक है, डिप्लॉय किए गए। यानी कहने का मतलब यहां पर ये अलग अलग तरीके से यहां पर लोगों के लिए यहां पर ये डिप्लॉयमेंट की जा रही है। नंबर ऑफ जो प्रोटेक्शन है ये यहां पर आज के दिन में हमारी कंट्री में अलग अलग एरिया में, तो इसकी इंफॉर्मेशन यहां पर दी जाती है BPRND के द्वारा, जिसके द्वारा डेटा पब्लिश किया जाता है। और 1986 से यहां पर ये डेटा पब्लिश इसके द्वारा किया जाता है, यानी कि 1986 से यहां पर डेटा पब्लिश कर रहे हैं लोग। तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर अगर आप भी एक गजेटेड फोर्स पर जाते हैं तो आपको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी, आपको भी यहां पर पुलिस वाले मिलेंगे। तो ये कुछ बातें हैं। इकोनॉमी के बारे में बात करें तो यहां पर एक न्यूज है, हालांकि ये डिस्कस पहले कर चुका हूं मैं, पर लेकिन यहां पर ये इसलिए आ रही है क्योंकि अब इसको इंप्लीमेंट किया गया है। तो इसीलिए देखिए, मान लीजिए अभी आप लोगों से मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं कि नेक्स्ट ओलंपिक कहां पर होने वाले हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। जैसे ये ओलंपिक जो थे 2020 में टोक्यो ओलंपिक, ठीक है, 21 में हो गए। अब तो आप लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, जब ओलंपिक स्टार्ट होंगे तब भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था 2024 के ओलंपिक के बारे में, कहां पर होने वाले हैं, चलिए आप लोग बताइए। वहां पर क्या इंक्लूड किया जा रहा है, ब्रेक डांस भी वहां पर इंक्लूड करने की बात की जा रही है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को रिपीटेडली चलती रहती हैं। तो न्यूज कंटिन्यूअस सुनने का फायदा ये रहता है कि आप लोग अगर रेगुलर सुन रहे हैं तो आप लोग कोई कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी जो है वो यहां पर एसोसिएट मेंबर बन गए, यहां पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो सिक्योरिटी एंड कमीशन है उसका, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ब्रिंग करती है एक तरीके से वर्ल्ड की सिक्योरिटी रेगुलेटर है। यहां पर 95% जो वर्ल्ड की सिक्योरिटीज मार्केट है, तो यहां पर ये काफी बड़ा रोल प्ले करती है कि स्टैंडर्ड मेंटेन रखने की कोशिश करती है और मिलकर काम करती है यहां पर G20 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो बोर्ड है उसके साथ में, ताकि एक स्टैंडर्ड को मेंटेन रखा जा सके सिक्योरिटी मार्केट के अंदर। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, खासकर उसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। एक और छोटी सी बात, यहां पर ये जो बनाई गई थी 1983 में बनाई गई थी और हेडक्वार्टर इसका स्पेन के अंदर है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोग याद रख सकते हैं, यहां पर भी होगा वैसे, ये 1983 में, ठीक है। तो मैड्रिड स्पेन के अंदर इसका हेडक्वार्टर है जो कि चीजों को मेंटेन रखने का काम करती है। तो वही सारी चीजें, फाइनेंशियल सेंटर एक्सपीरियंस कैसा लोगों का होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने लगी है। इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी बेस जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, ये सारी चीजें सिक्योरिटी मार्केट होती है, तो ये किसी भी कंट्री के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे तो कई सारे बच्चों के द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए हैं। तो यहां पर नाम जो आज यहां पर सबसे यहां पर जो आज की आप लोग नवरत्न बोल सकते हैं, यहां पर ये है सिमरन कुशवाहा, ठीक है। तो काफी अच्छे से आंसर दिए गए हैं, पर लेकिन यार आप लोग देखने को मिलेगा कई सारे बच्चे जो है ना जो रेगुलर आंसर देते हैं, उनके आंसर में जान आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे रिजवाना फिरदौस के आंसर मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाए थे, जाकर आंसर देखना। नाम मैंने इसलिए नहीं लिया इनका क्योंकि पहले भी 2-3 बार नाम इनका ले चुका हूं। मतलब आंसर का एक तरीके से तरीका देखिए, आप लोग देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कितनी नॉलेज आप लोगों को देखने को मिलेगी, कैसे प्रॉपर तरीके में इनके द्वारा आंसर दिए गए। एक एक पॉइंट जो है ऐसे लिखा गया है, दिखता है कि मेहनत कर रखी है, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग भी यहां पर मेहनत से आंसर दे सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, ठीक है। तो कितने पॉइंट वाइज बिल्कुल
ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बता रखा है, ठीक है, इस तरीके से किसकी वजह से हो रखी है उसके बारे में बता रखा है। तो मैंने क्वेश्चन जब ये पूछा भी नहीं है तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाती है। तो आप लोग इनको जरूर देखा कीजिए, जो भी कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं, अगर आप लोग खुद आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे के आंसर आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये चीजें वो हैं कि आप लोग भी सीख सकते हैं, जो कि फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं तो आप लोग भी सीखिए कि कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे जो हैं काफी डिटेल में अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे आंसर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया की वजह से होती थी इसके बारे में आप लोगों से पूछा था। हांगकांग जो है वो 1997 में यहां पर ये यूके के द्वारा चाइना को दे दिया गया था। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में बात की थी तो 1992-93 में पहला प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। फिर दूसरा ये 98, ये 2005, 2015, अभी यहां पर 2018 में है ये, ठीक है, जो अभी 5वें नंबर का है। हालांकि 2018 में है पर लेकिन डेटा जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी 22 राज्य का ओनली है। तो अगर कहीं पर 19 भी लिखा हुआ मिल जाए, 19-20, तो भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अभी आधा प्रस्तुत किया गया, आधा अभी बाद में आने वाला है जो बाकी के राज्य हैं, ठीक है। तो वहां पर अपडेटेड डेट डाली गई हालांकि 19, पर लेकिन जो मेन है वो 2018-19 बोलेगा, पर 19-20 भी कहीं पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना उसके लिए। बार्क के बारे में बात की थी, भाभा एटॉमिक सेंटर, ये यहां पर 1954 में बनाया गया था। तो ये याद रखना, होमी जहांगीर भाभा। तो आज के डेट में अजय कुमार मोहंती यहां पर इसके जो डायरेक्टर हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब है यहां पर, जो पोस्ट थी यहां पर 1999 में फॉर्मेशन किया गया था। यहां पर जो बात की थी एग्रीकल्चर स्कीम के बारे में, तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है सेंटर स्टेट दोनों काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक जिला एक शिल्प के बारे में बात की थी। वेस्ट बंगाल के बारे में भूटान के बारे में बात की थी। तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। भूटान को अगर आप लोग मैप में भी देखना चाहें तो एक बार आप लोग देख पाएंगे, ताकि आप लोग इसको वैसे भी याद रख सकें। तो भूटान आप लोग देखते हैं, तो यहां पर सिक्किम टच कर रहे हैं, यहां पर भूटान को, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखते हैं वेस्ट बंगाल टच कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश और आसाम। तो वेस्ट बंगाल को आप लोग मत भूलिएगा, कई बार कई सारे बच्चे जो हैं वो वेस्ट बंगाल को भूल जाते हैं, इसीलिए मैं रिपीटेडली पूछता रहता हूं आप लोगों से, ताकि आप लोग गलती न कर दें, ठीक है ना। तो यहां पर क्या क्या हो गया, यहां पर कहां गया, एक मिनट फिर से आप लोग मैप देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, भूटान क्या हो गया यहां पर, जो अरे भूटान पूछा था भाई कहां पर, अरे ठीक, अच्छा भूटान पूछा था ना, सही तो है, मैं भी कंफ्यूज हो गया। भूटान पूछा था तो कौन टच कर रहा है यहां पर, एक तो सिक्किम टच कर रहा है, ठीक है, दूसरा वेस्ट बंगाल टच कर रहा है, आसाम टच कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश टच कर रहा है। तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, कई बार गलती कर बैठते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये कहां गया, तो सिक्किम, आसाम, तो यहां पर इनके द्वारा आसाम नहीं लिखा गया यहां पर, ठीक है। तो ये कोई नहीं, यहां पर आसाम ऐड कर लीजिएगा इसमें। बाकी मैंने सूलपनेश्वर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन के आंसर जरूर दिया कीजिए यार, जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो, ठीक है। और बाकी देख सकते हैं कितने बच्चे अच्छे से आंसर दे रहे हैं। आइए एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या डिस्कस। तो सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज देखी, तो इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने क्या देखा, तो यहाँ पर यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उनका सर घूम रहा था, तो वो देखा हम लोगों ने। H1B वीजा और सारे वीजे जोन से थे, डिटेल में हम लोगों ने समझे। याद रखना ग्रीन कार्ड किसको मिलता है। नेशनल न्यूज में हम लोगों ने कोविड-19 से रिलेटेड जो यहाँ पर डिटेल में चीजें जानी, हमारी कंट्री में कैसे कैसे बनाई जा रही है। और ये एक्स्ट्रा न्यूज जो साइंटिफिक जो काउंसिल जो यहाँ पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और ICMR, ये जाना डिटेल में। स्टेट न्यूज में हम लोगों ने अदरक के बारे में जाना। अदरक का दूध बड़ा अच्छा लगता है यार, अदरक का दूध पिया करो, गर्मी में लिए काफी अच्छा है। तो अच्छे से आप लोग उसको, आप लोग की जो गला वगैरह भी वो खराब नहीं रहेगा। एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोग को और बताता हूं, ये भी काफी फायदेमंद रहेगी, जो मुझे फिलहाल अभी फायदा देखने को मिल रहा है। आप लोग जैसे पानी गर्म करते हैं ना, तो पानी गर्म भी अदरक डालकर कीजिए। अगर गला आप लोग खराब हो तो बोतल में उसको रख लीजिए और अदरक डाला हुआ पानी पीजिए, टेस्ट भी आप लोग को अच्छा लगेगा और आप लोग अच्छा इंजॉय भी कर पाएंगे उसको, ठीक है। मैं डेली मॉर्निंग में क्या करता हूं, डेली मॉर्निंग में जब उठता हूं तो अदरक डालकर पानी को गर्म करता हूं, ठीक है। तो उससे आप लोगों का टेस्ट भी चेंज हो जाता है अच्छा सा, और उसको फिर पीना अच्छा लगेगा, ठीक है। और ये आप लोगों का जो गला वगैरह भी ठीक हो जाएगा। तो इसी के साथ में हम लोगों ने ओनियन के बारे में जाना। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है वो बताना, ठीक है, कहां कहां पर क्या क्या चीजें। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर ये जाना इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो सेंटर अथॉरिटीज के बारे में समझी चीजें। हेल्थ के बारे में कोविड-19 से रिलेटेड चीजें जानी, कौन कौन सी दवाई बनाई जा रही है। तो हमारी कंट्री में जो यहाँ पर कोविशील्ड करके दवाई है वो याद रखना। पुणे बेस जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो समझना। डिजिटल पेमेंट के बारे में जाना, डिटेल में समझा क्या बेस ईयर है, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें याद रखना, ठीक है। ये न्यूज आप लोग की बच गई है, इसको कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब तो रह गई है, चलो कोई नहीं, कल डिस्कस करूंगा इसको डिटेल में, आप लोगों को समझा दूंगा।
मतलब ठीक न्यूज़ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर हाँ फिर भी पता होना चाहिए। कई बार फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछ ली जाती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, जो भी है वो सारी चीज़ें मैं कवर कर लूंगा, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लेना। स्पोर्ट के बारे में हम लोगों ने जाना, विराट कोहली और जो धोनी है उन्होंने धमाल मचा रखा था। इसी के साथ में डिफेंस से रिलेटेड ये न्यूज़ देखी हम लोगों ने सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इधर टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अब आप लोगों के सामने यहाँ पर क्विज, इसको अटेम्प्ट कीजिए। वीजा जिसके लिए आप लोग नहीं रहना चाहते, यूएस में बस काम करना चाहते हैं, कौन सा वीजा है? INSACOG फुल फॉर्म आप लोग बताइए। और यहां पर ICMR के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा काम कर रही है? जिंजर जो प्रोसेसिंग प्लांट नॉर्थ ईस्ट में कहां पर लगाया जा रहा है? NERAMAC क्या है, जो कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं? कौन सी मिनिस्ट्री के बारे में यहां पर बात की जा रही है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में। डिजिटल पेमेंट किसके द्वारा यहां पर इंडेक्स रिलीज किया जा रहा है? कौन सी प्लेयर को यहां पर प्लेयर ऑफ द डिकेड और स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है? BPRND की फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है, ठीक है। आइए अब यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं, ये नैनो मैगजीन का जो रिवीजन है वो देख लेते हैं। बात की जा रही है 7th नेशनल समिट ऑन गुड्स रेप्लिकेबल प्रैक्टिस, तो इसके बारे में बात की थी, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया? टीबी फ्री इंडिया कब तक है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कब तक टारगेट है, ये बताना है। इसी के साथ में आप लोग यहां पर बताना है कि किसके द्वारा यहां पर आई केयर थेरेपी के बारे में बात की जा रही है, जिसमें रेथुनियम 106 जो प्लेक यूज की जा रही है ऑक्यूलर ट्यूमर के लिए। ऑक्यूलर ट्यूमर किस चीज के लिए होता है ये आप लोगों को बताना है। इंडियन वुमेन और बच्चे जो हैं वो किस सर्वे के हिसाब से यहां पर एनीमिक यानी कि खून की कमी उनके अंदर पाई जा रही है। इसी के साथ में यहां पर बताना है आप लोगों को जो क्या चीज की कमी है जो वहां पर नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा आशा के बारे में बात की, तो आशा जो निराशा जो भी है इसके बारे में आप लोगों को फुल फॉर्म बताना है। PMAYU ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म आप लोग बताइए। आंसर देख लेते हैं क्या क्या है यहां पर। सबसे पहले बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, याद रखना इस मिनिस्ट्री के अंडर में, जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी के अंडर में। तो 7th नेशनल समिट देखने को मिली यहां पर। ये ट्यूबरक्लोसिस फ्री इंडिया बनाना है 2025 तक का, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टारगेट है 2030 तक का। तो मोदी जी बोल रहे हैं कि 5 साल पहले ही बना देंगे जो दुनिया का टारगेट है उससे। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में बात की जा रही है, तो इसके द्वारा यहां पर र्यूथेनियम 106 जो प्लेक है इसके थ्रू यहां पर बेसिकली यूज किया जा रहा है। अच्छा, किस में से ये निकाला जाता है आप लोगों को ये बताना है। मैंने बताया ना कि फिजन प्रोसीजर होता है, तो फिजन में यहां पर ये र्यूथेनियम निकल के आता है। तो किसका फिजन किया जाता है जिसमें से निकलता है? ऑक्यूलर ट्यूमर यानी कि आई का जो कैंसर है उसके लिए इसको यूज किया जाएगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में बात की जा रही है, तो याद रखना इसके बारे में। वेजिटेबल फ्रूट नहीं पहुंच पाती है, खासकर जो हमारी कंट्री में हिमाचल प्रदेश वगैरह ये रीजन है, तो वहां पर इसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग जो बेसिकली ये हाउसिंग एक्सीलेटर के बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में यहां पर जो ये है प्रधानमंत्री आवास योजना, तो 2022 तक का सबको घर प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इसी तरीके से अच्छे से उठते रहिए, अच्छा लगता है जब साथ में आप लोग उठते हैं। और आप लोगों ने बोला भी उठने का, तो जरूर उठिए और यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। 1 साल की सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी गई है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, आधा रह गया था, जय हिंद।